और आइए बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सभी के अंदर यह दहशत और यह डर है, क्या व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, क्या ट्विटर बंद हो जाएगा। इसी पर हम कर रहे हैं बात आज कि क्या व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर ताला लग जाएगा। यह डर सभी के अंदर है, यह खौफ सभी के अंदर है, आप में भी यह दहशत होगी। क्या व्हाट्सएप बंद हो जाएगा जो ज्यादातर आपका वक्त लेता है, जिसमें ज्यादा आप वक्त देते हैं। देखिए जरा रिपोर्ट, फिर आपको बताएंगे विवाद क्या है और क्या वाकई व्हाट्सएप पर ताला लग सकता है। देखिए रिपोर्ट। क्या बंद हो जाएगा व्हाट्सएप? क्या बंद हो जाएगा फेसबुक? क्या ट्विटर पर लग जाएगा ताला? ये वो सवाल है जिन्होंने शायद कल आपके जहन में भी दस्तक दी हो। आप भी रात में यही सोचकर सोए होंगे कि क्या सुबह व्हाट्सएप खुलेगा, कहीं फेसबुक और ट्विटर बंद तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इन सोशल नेटवर्क के बिना जिंदगी अधूरी लगती है, लेकिन प्राइवेसी समेत कई मुद्दों पर सोशल प्लेटफॉर्म सवालों के घेरे में है और सरकार के साथ इनकी तकरार बढ़ गई है। 3 महीने का दिया हुआ समय कल गुजर चुका है और इसी के साथ चिंता बढ़ गई है कि जिस फेसबुक और व्हाट्सएप का आप दिन भर इस्तेमाल करते हैं, क्या आगे भी उसका इस्तेमाल कर पाएंगे? कहीं ये फेसबुक, व्हाट्सएप बंद तो नहीं हो जाएंगे? आइए आपको बताएंगे क्या फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर बंद हो जाएगा, इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, जिस पे आप घंटों समय बिताते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि आखिर देश में कितने लोग हैं जो इन साइट्स को यूज करते हैं, इन ऐप्स को। देखिए जरा, यूट्यूब के यूजर्स 44 करोड़ हैं हिंदुस्तान में। 44 करोड़ 80 लाख लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आखिर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले 53 करोड़ लोग हैं। देश की आबादी लगभग 139-40 करोड़ है और 53 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप का। सोचिए कितना वक्त हम और आप व्हाट्सएप पर देते हैं, क्या ये बंद हो जाएगा? 41 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं फेसबुक, तो क्या फेसबुक भी बंद हो जाएगी? इसके साथ ही आपको बताएं कि इंस्टाग्राम और ट्विटर कितने लोग यूज करते हैं। इंस्टाग्राम 21 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या 21 करोड़ लोग जो इंस्टा इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा? और ट्विटर 1 करोड़ 75 लाख लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या ये बंद हो जाएगा? तो सवाल ये बंद हो गया तो फिर आपका होगा क्या? आइए आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या विवाद है और कैसे मैं कह रहा हूं कि ये बंद हो सकता है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो ये हालात पैदा हो सकते हैं कि व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम या फेसबुक बंद हो जाए। आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए विवाद क्या है। अब जरा इस विवाद को समझ लीजिए कि आखिर ये विवाद है क्यों और क्यों ये आगे बढ़ा। दरअसल एक लंबे समय से देश में सोशल प्लेटफॉर्म को लेकर सवाल खड़े होते रहे। ऐसे में 3 महीने पहले हुआ क्या? आपसे 3 महीने पहले केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी। उस गाइडलाइन के मुताबिक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, यानी चाहे वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, शिकायत पर कार्रवाई के लिए उनसे कहा गया था एक व्यवस्था बनाइए। यानी सोशल मीडिया से यह कहा गया, व्हाट्सएप और ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन सब से कहा गया कि आप तक बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें इन पर चल रही हैं, उसकी शिकायत आप तक आती है, तो आप उसके लिए एक व्यवस्था बनाइए, एक सिस्टम बनाइए कि ये शिकायत आप तक आए, जिसमें 3 अधिकारी होने जरूरी हैं। उसमें चीफ कंप्लायंस अफसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवेंस, यानी जो शिकायतें आप तक आ रही हैं, ये 3 अधिकारी नियुक्त किए जाएं। ये 3 अधिकारी वो शिकायत सुने, जिसका नियम ये है कि ये सभी भारत में ही रहते हैं। अभी है क्या, ये सारे विदेशी ऐप हैं, इनके सारे मालिक और सारे अधिकारी विदेश में बैठते हैं। यहां आप कोई शिकायत किससे करेंगे आपको नहीं पता। यहां दफ्तर खाली है, वहां आपको कोई अधिकारी नहीं मिलेगा जिससे आप शिकायत करें, और शिकायत करेंगे भी तो उस पर अमल नहीं होगा। वेबसाइट और ऐप पर इन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिश करना जरूरी है। यानी सरकार ने कहा एक सिस्टम बनाइए, 3 अधिकारी बिठाइए और इन अधिकारियों के नंबर जारी करिए जो सार्वजनिक हो। किसी को भी कोई दिक्कत हो इस ऐप से मुताल्लिक, तो वो उस नंबर पर बता सके, उस कॉन्टैक्ट पर्सन तक पहुंच सके, जिससे लोग शिकायत कर सकें। और दर्ज शिकायत के बारे में 15 दिनों में अपडेट जरूरी बताना होगा। यानी आपने अगर कोई शिकायत व्हाट्सएप के किसी कंटेंट, किसी मैसेज के खिलाफ की, तो व्हाट्सएप के अधिकारी
अधिकारी को 15 दिन के अंदर जवाब देना होगा। सरकार ने कहा यह व्यवस्था बनाइए, हर शख्स कहेगा ऐसी व्यवस्था देश में होनी चाहिए। इसके साथ ही गाइडलाइन में कहा गया है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके जरिए रेप, बाल यौन शोषण के कंटेंट की पहचान हो सके। यानी इन पे बहुत सी ऐसी चीजें आपत्तिजनक होती हैं जिसकी पहचान नहीं हो पाती है, इसलिए रेप से जुड़ी चीजें हो, बाल यौन शोषण से जुड़ी चीजें हो, इसकी पहचान हो सके, ऐसे कंटेंट को हटाया जा सके। साथ ही इस पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए स्टाफ रखा जाए। साथ ही गाइडलाइन में कहा गया है कि इन सोशल प्लेटफॉर्म को हर महीने एक रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी, जिसमें महीने में शिकायतें कितनी आई हैं उस रिपोर्ट में यह बताना होगा, जो शिकायतें आई हैं उस पर एक्शन क्या लिया गया यह बताना होगा, जो लिंक और कंटेंट हटाया गया है उसकी जानकारी देनी होगी कि आपने शिकायत पर क्या कार्रवाई की है और किसे हटाया है। इसके साथ साथ गाइडलाइन में कहा गया अगर प्लेटफॉर्म किसी आपत्तिजनक जानकारी को हटाता है, यानी ऐसे ही किसी को नहीं हटा देना है, अगर हटाता भी है तो उसे पहले जिस शख्स का कंटेंट हटाया है उसे यह बताना होगा, जिस कंटेंट बनाने वाले, अपलोड करने वाले या शेयर करने वाले को इसकी जानकारी देनी होगी कि तुम्हारा यह कंटेंट हटा दिया गया है। न सिर्फ जानकारी बल्कि कारण भी बताना होगा कि क्यों हटाया है। यूजर को प्लेटफॉर्म के एक्शन के खिलाफ अपील करने का मौका दिया जाए, यानी जिसका कंटेंट हटाया गया है उसे अपील करने का भी मौका मिलना चाहिए। आपको बता दें कि सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए यह गाइडलाइन 25 फरवरी को जारी की थी, 3 महीने का समय दिया था। डेडलाइन कल यानी 25 मई तक थी, अब खत्म हो चुकी है, लेकिन सरकार को जवाब नहीं दिया गया अब तक। फेसबुक का कहना यह है कि सरकार से बात चल रही है, व्हाट्सएप दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया। जी हां, व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। सरकार ने इस पूरे मामले में व्हाट्सएप पर नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाया है। आइए अब आपको बताते हैं कि वकील विराग गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। व्हाट्सएप इस पूरे मामले में दोहरा खेल खेल रही है। एक तरफ तो उन्होंने भारत के करोड़ों यूजर्स की प्राइवेसी के साथ समझौता किया है, क्योंकि वो उनके डेटा को अपनी ग्रुप कंपनियां फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करती हैं, और दूसरी ओर जब उन्हें नियमों का पालन नहीं करना है तब वो जनता के प्राइवेसी की आड़ ले रही हैं। मैं समझता हूं कि यह नैतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से ठीक नहीं है। आइए अब आपको जल्दी से बता देते हैं, यानी अगर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ने इन शर्तों और नियमों को नहीं माना तो संभव है कि इन पर बैन भी लग जाए या कोई और कार्रवाई सरकार करे। लेकिन आपको बताएं कि दुनिया में कहां-कहां व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया बैन है। व्हाट्सएप कहां-कहां बैन है मैं आपको बताऊं। चीन में व्हाट्सएप बैन है, आपका हमारा पड़ोसी मुल्क चीन में व्हाट्सएप बैन है। उसके आगे बढ़ेंगे, नॉर्थ कोरिया में, उत्तरी कोरिया में भी व्हाट्सएप बैन है। तो ये वो मुल्क है जहां व्हाट्सएप पहले से बैन किया जा चुका है। क्यूबा, अगर नजदीक से लाकर मैं दिखाऊं, क्यूबा में भी व्हाट्सएप पर पाबंदी है। तो ये वो मुल्क है। सीरिया में भी व्हाट्सएप पूरी तरह से बैन है, लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सीरिया के अलावा यूएई में भी व्हाट्सएप बैन है, व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं होती है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल यूएई में भी नहीं होता है। तो ये वो मुल्क हैं जहां व्हाट्सएप बैन है। तो इसलिए ये डर लोगों को था कि अगर इन सोशल मीडिया साइट्स ने ये बात, ऐप्स ने ये बात नहीं मानी कि जो सरकार ने कहे हैं उस सिस्टम को नहीं बनाया, उस व्यवस्था को नहीं बनाया, तो ये भी बैन हो सकते हैं। लेकिन अब हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, तो अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और इन ऐप्स को, इनकी कंपनीज को सरकार की बात माननी होगी, क्योंकि ये देश हित में है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर आज की ये है कि भगवा से नफरत क्यों। जी हां, रामदेव बनाम डॉक्टर्स की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में दरअसल निशाने पर भगवा है क्या? डॉक्टर्स के कंधे पर बंदूक रख के रामदेव पर निशाना साधा जा रहा है। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सोचिए जरा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, दरअसल एक योगा करने वाला भगवाधारी साधु योगी, दरअसल वो बहुत से लोगों को चुभता है कि आखिर योगी जो सिर्फ एक योग करता है, जिसके कपड़ों को लेकर भी लोग मजाक बनाते रहे, जिसने योग के जरिए पूरी दुनिया में नाम कमाया, इकलौता शख्स वो है रामदेव। क्या यही वजह है लोगों की नफरत करने की? क्या यही वजह है लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करने की? ये देखिए, रामदेव का काफिला जा रहा है, बाकायदा बड़ी सिक्योरिटी रामदेव को मिली हुई है, रेंज रोवर गाड़ी से रामदेव चलते। ये चीज लोगों को अखरती है कि आखिर बाबा रेंज रोवर से चल रहे हैं, बाबा गाड़ी से चल रहे हैं। एक साधु जो भगवा पहनता है वो गाड़ियों का काफिला लेकर और सिक्योरिटी के साथ चल रहा है। ये बात सबसे ज्यादा
अखरती है भगवा से नफरत करने वालों को। उन्हें सबसे ज्यादा, देखिए रेंज रोवर गाड़ी, बाबा रामदेव बैठे हुए, इसमें कई गाड़ियां हैं बाबा के पास। बाबा ने ये सब चीजें अपनी मेहनत से कमाई है। यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती है भगवा से नफरत करने वालों को, उन बुद्धिजीवियों को, कथित बुद्धिजीवियों को, जो भगवाधारियों को सिर्फ एक फकीर के भेष में देखना चाहते हैं, जो हमेशा भगवाधारियों को हाथ फैलाए देखना चाहते हैं। उन्हें बाबा रामदेव अच्छे नहीं लगते, उन्हें ये चीजें, बाबा रामदेव हेलीकॉप्टर में सवार है, ये देखिए, उन्हें ये जचता नहीं है कि एक भगवाधारी हेलीकॉप्टर में बैठकर उतर रहा है, एक भगवाधारी हवाई जहाज से चल रहा है। उनके हिसाब से तो भगवाधारी हमेशा उनके आगे हाथ फैलाए, वो ये मानते हैं और ये सोच रखते हैं। यही वजह है कि रामदेव पर सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। एक और तस्वीरें दिखाता हूं आपको, देखिए जरा, ये रामदेव की पूरी फैक्ट्री है। रामदेव ने इतना बड़ा अंपायर स्थापित किया है, इनको ये बात सबसे ज्यादा परेशान करती है कि भगवा पहनने वाला, जो जिसके कपड़ों पर सवाल उठाते हैं, जो योग करता है, इतना बड़ा अंपायर, करोड़ों का अंपायर आखिर उसने कैसे खड़ा कर दिया, ये बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इसलिए आप देखेंगे बार बार रामदेव को लाला रामदेव करके टारगेट किया जाता है, कारोबारी करके टारगेट किया जाता है और ढोंगी करके टारगेट किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रामदेव ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया। ये सब मेहनत का नतीजा, और इसमें लोगों को रोजगार भी दिया। ये देखिए, ये जो रामदेव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपने ब्रांड रामदेव के, एक भगवा पहनने वाले ने अपने ब्रांड निकाल दिए। ये बात बहुत ज्यादा परेशान करती है। एक वो शख्स जो योगा किया करता था टेलीविजन पर, वो आखिर इतना करोड़पति कैसे हो गया, ये बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। रामदेव के इतने प्रोडक्ट की बड़े बड़े विदेशी कंपनियों की दुकानें बंद हो गई, ये सबसे ज्यादा चिढ़ की वजह है। न सिर्फ इतना, आइए देखिए, रामदेव यही नहीं रुके, रामदेव ने और लंबी छलांग लगाई। देखिए, औषधि उगाना शुरू किया, जैविक खेती करनी शुरू की, जमीनें खरीदी, लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा। ये चीजें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं और यही वजह है कि रामदेव बनाम डॉक्टर की जो लड़ाई हुई, उसमें यह मसला बेशक अलग हो, उसमें रामदेव ने भी सफाई दी, डॉक्टर्स भी अपनी तरफ से रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो पर्दे के पीछे डॉक्टर्स के कंधे पर बंदूक रखकर रामदेव पर निशाना साध रहे हैं। और इसीलिए रामदेव क्या कह रहे हैं? रामदेव कह रहे हैं, उन्हें इसीलिए ये लोग ढोंगी कह रहे हैं, फ्रॉड कह रहे हैं, क्योंकि ये चिढ़ते हैं रामदेव से। इन्हें अच्छा नहीं लगता है कि कोई भगवाधारी हेलीकॉप्टर से चले, गाड़ियों से चले और इनके बराबर आकर और इनसे ऊपर पहुंच जाए। सुनिए जरा। शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में, अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही टॉप पर पहुंच जाते हो। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इससे अलग दूसरी तरफ एलोपैथी दवाओं पर योग गुरु रामदेव के बयान के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने बाबा रामदेव पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी कि बाबा पर मुकदमा दर्ज करिए, लेकिन रामदेव के बयान को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। जी हां, आईएमए उत्तराखंड ने बाबा रामदेव पर थोड़ा बहुत नहीं, 1000 करोड़ मानहानि का नोटिस भेजा है बाबा के ऊपर। आईएमए उत्तराखंड ने कहा है कि रामदेव अपने बयान पर 15 दिन के अंदर खेद जताएं। इसके लिए 15 दिन के अंदर वो एक बाकायदा वीडियो जारी करें जिसमें उनके एलोपैथी पर दिए बयान की सफाई हो। इसके अलावा आईएमए ने बाबा रामदेव से लिखित चिट्ठी के जरिए भी खेद जताने को कहा है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे 1000 करोड़ की मांग की जाएगी, यानी बाबा पर 1000 करोड़ की मानहानि का मुकदमा किया गया है। आपको बताएं, जबकि रामदेव के करीबी और उनके कारोबार में उनके साथी बालाकृष्ण का कहना है कि रामदेव की मंशा किसी को चोट पहुंचाने की नहीं थी। रामदेव डॉक्टर्स का बहुत सम्मान करते हैं। हमने बताया कि वो डॉक्टरों की पीड़ा के विषय में बता रहे थे, वो कहीं उपहास नहीं कर रहे थे कि डॉक्टरों की डेथ हुई। मॉडर्न सिस्टम को लेते हुए भी वो यही कहना चाहते थे कि भाई पैथियां कंप्लीट नहीं है,
और उनके प्रति भी वो पीड़ा व्यक्त कर रहे थे और हमको मिल करके काम करने की जरूरत है और दूसरे के उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, वो यही बता रहे थे। यही समझाते समझाते लोगों ने उसको ही माना कि उपहास कर रहे थे, उपहास नहीं कर रहे थे, ये कह रहे थे कि उपहास मत उड़ाओ। हम सबका किसी भी पैथी से जुड़े हुए जो चिकित्सक हैं, जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, उनका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हम रोगी हित सर्वोपरि मानते हुए रोगी का हित कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमको काम करना चाहिए। तो आपने बालकृष्ण को सुना जो कह रहे हैं हमारा एक ही हित है कि रोगी का हित कैसे हो, लेकिन अब रामदेव पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग उठ गई है। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी में क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आईएमए ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है, एक वीडियो में जरा नजदीक से दिखाएं, एक वीडियो में रामदेव ने दावा किया, ये चिट्ठी अगर हम फुल स्क्रीन ले सकें, एक वीडियो में रामदेव ने दावा किया है कि वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बावजूद 10,000 डॉक्टर और लाखों लोग मारे गए हैं, इसलिए रामदेव के खिलाफ देशद्रोह के आरोप के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। जरा दिखाइए प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है फुल स्क्रीन, अगर मैं दिखाऊं दोबारा से, देखिए जरा क्या चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी आईएमए ने लिखी है प्रधानमंत्री को कि एक वीडियो में रामदेव ने दावा किया है कि वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बावजूद 10,000 डॉक्टर और लाखों लोग मारे गए हैं, इसलिए रामदेव के खिलाफ, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लिख रहा है, देशद्रोह के आरोप के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी आईएमए का कहना है कि रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल रामदेव ने पिछले दिनों यह कहा था कि एलोपैथी बेकार साइंस है। पहले रामदेव ने जो सवाल उठाए थे, रामदेव ने कहा पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन फेल हो गई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एस्टेरॉयड फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी बैन लगा दिया गया, आइवरमेक्टिन गोली भी फेल हो गई, बुखार के लिए फैबीफ्लू दे रहे हैं वो भी फेल है। इस बयान के बाद आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो डॉक्टर्स की एक संस्था है, उसने रामदेव के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमेक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फैबीफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है, बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। तो रामदेव के इस बयान के बाद आईएमए ने नाराजगी जताई। वैसे तो विज्ञान तर्कों और शोध पर चलता है, लेकिन बाबा रामदेव पर निजी हमले किए गए और बेहतर यह होता कि रामदेव के इन सवालों पर तर्कों के जरिए जवाब दिए जाते, लेकिन किसी डॉक्टर ने उन्हें लाला रामदेव कह दिया, किसी ने बिजनेसमैन कहकर पलटवार किया, लेकिन लॉजिकल तरीके से तर्कों से किसी ने रामदेव को जवाब नहीं दिया। सबसे पहले तो जो बाबा रामदेव की जगह हम उसको लाला रामदेव कहें, बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने जो कंट्रोवर्सी पैदा की है शायद अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए की है, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और दूसरा ये सवाल है कि हाइपरटेंशन का इलाज है, उनका पहला सवाल यही है। तो मुझे लगता है जिस भी उन्होंने खुद नहीं, क्योंकि तो खुद 8वीं पास है। लेकिन रामदेव के हक में खड़े कुछ लोग अब सवाल कर रहे हैं। इसी कोरोना काल में डॉक्टर्स भगवान के रूप निकलकर सामने आए थे, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं,
पूरा देश उनके साथ खड़ा होकर उनके हौसले के लिए ताली और थाली भी बजा रहा था। लेकिन इसी बीच कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों की लूट भी देखी गई, बेड की चोरी भी सामने आई, कई बड़ी लापरवाही भी दिखी। इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? रामदेव पे अटैक किया जा रहा है, वो रामदेव पे नहीं, मैं कह रहा हूं आयुर्वेद और इंडियन मेडिकल साइंस के ऊपर अटैक किया जा रहा है। आज देखें, अभी कोविड काल के अंदर जिस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड लूट एलोपैथिक हॉस्पिटल्स ने मचाई, उससे कोई आदमी इससे बिल्कुल इस बयान को गलत नहीं कह सकता। ऑर्गेनाइज्ड लूट करी एलोपैथिक हॉस्पिटल्स ने, जिस प्रकार से जो मेडिसिन वहां पे की गई, जो प्लाज्मा थेरेपी की बात की गई, जिस प्रकार से वेंटिलेटर्स पे जबरदस्ती लोगों को डाला गया। लाखों लोग इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने 40-40 लाख के बिल दिए। जिस प्रकार से गरीब आदमी को जिस प्रकार से जबरदस्ती बिल रेज कर दिया गया, नॉन वेंटिलेटर चार्जेस डेली के 25-25 हजार रुपए रेज कर दी गए। क्या था वो? ये तमाम डॉक्टर्स जो ये लड़ने डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कभी उस बात पे नहीं बोला। योग के ऊपर, नेचुरोपैथी के ऊपर, आयुष सिस्टम के ऊपर जिस प्रकार। इस बवाल के बीच रामदेव ने डॉक्टर से 25 सवाल पूछ डाले। जी हां, रामदेव ने डॉक्टर से क्या सवाल पूछे आपको बताते हैं। रामदेव ने पूछा, क्या एलोपैथी के पास हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर और उससे जुड़ी समस्या का कोई स्थायी समाधान है? रामदेव ने पूछा। रामदेव ने अगला सवाल एलोपैथी से पूछा, क्या टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए परमानेंट कोई सॉल्यूशन है? रामदेव ने एक और सवाल पूछा कि फार्मा इंडस्ट्री में हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स करने का उपाय है क्या? बिना बाईपास के, बिना ऑपरेशन के और एंजियोप्लास्टी के स्थायी समाधान क्या है? रामदेव ने सवाल दागे। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल के रोगियों में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स कम करने का और लीवर पर साइड इफेक्ट रहित एलोपैथी में इलाज क्या है? रामदेव ये सवाल एलोपैथी और डॉक्टर से कर रहे थे। रामदेव ने साथ ही सवाल पूछा, आदमी बहुत हिंसक, क्रूर और हैवानियत कर रहा है, उसके इंसान बनाने वाली एलोपैथ में कोई दवा है? आदमी के सारे ड्रग्स, एडिक्शन, नशा छूट जाए, ऐसी कोई एलोपैथी में दवा हो तो बताएं। रामदेव ने पूछा, एलोपैथी और आयुर्वेद के आपस में झगड़े खत्म करने की फार्मा इंडस्ट्री के पास कोई दवा हो तो वो भी बताएं। फार्मा इंडस्ट्री में कोरोना पेशेंट को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन बढ़ाने का कोई उपाय बताएं। ये 8 सवाल हैं, लेकिन ऐसे ही 25 सवाल एक के बाद एक रामदेव ने दागे जो एलोपैथी से रामदेव ने सवाल पूछे। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन बढ़ाने का कोई उपाय हो, ये वो सवाल थे जो रामदेव ने पूछे। लेकिन बाबा रामदेव और एलोपैथी डॉक्टरों के बीच छिड़े इस विवाद में अब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी कूद गए। ध्यान से सुनिएगा, कपिल मिश्रा ने ट्वीट क्या किया। कपिल मिश्रा ने आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर निशाना साधा और बाबा रामदेव का समर्थन किया है। कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में लिखा है, क्या लिखा है देखिए जरा। कपिल मिश्रा ने यह ट्वीट किया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, बल्ब, वॉल पेंट, पंखा, साबुन, तेल को प्रमाणित करने का आईएमए का क्या काम है? यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आखिर बल्ब, वॉल पेंट और पंखा, साबुन क्यों प्रमाणित कर रहा है? जिन विदेशी कंपनियों से पैसा लेकर आईएमए सर्टिफिकेट बांट रहा है, उनकी दुकान बाबा रामदेव के कारण दरअसल ठप हो रही है। आईएमए ने देश में डॉक्टर्स की भलाई के लिए आज तक कुछ नहीं किया, यह कपिल मिश्रा का ट्वीट था। कपिल मिश्रा ने अपने इस ट्वीट के साथ कई विज्ञापनों की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें कई बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर आईएमए सर्टिफाइड या फिर रिकमेंडेड बाय आईएमए लिखा है। यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के लिए आपको रिकमेंड कर रहा है। इन विज्ञापनों में बल्ब के हैं, पेंट के, पंखे के विज्ञापन हैं, शामिल हैं। इसलिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा डॉक्टर्स की संस्था आईएमए से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बल्ब, पेंट और पंखे में डॉक्टर्स की संस्था का ठप्पा क्यों लगा है? बीजेपी नेता के मुताबिक योग गुरु बाबा रामदेव ने भारत में धंधा करने वाली बहुत सी विदेशी प्राइवेट कंपनियों की दुकानें बंद कर दी हैं, इसलिए बाबा रामदेव निशाने पर है। लेकिन कपिल के इस आरोप पर आईएमए ने क्या कहा, सुनिए। आईएमए ने इन लोगों को सर्टिफिकेट क्यों दिए कि कोई पंखे वाली कंपनी या कोई वाटर कूलर वाली कंपनी या कोई एक्वाफ्रेश वाली कंपनियां, ये कहना एक अननेसेसरी एक कंट्रोवर्सीज पैदा करना है। कपिल मिश्रा का ये बयान बेतुका है, बेबुनियाद है और बिल्कुल नहीं चाहिए। अननेसेसरी की राजनीति मत कीजिएगा। योग गुरु रामदेव और आईएमए के बीच चल रही लड़ाई में
वो लोग जो भगवा की वजह से रामदेव से नफरत करते हैं, उन्हें एक नायाब मौका मिल गया है रामदेव के खिलाफ एजेंडा चलाने का। वो दरअसल आईएमए के डॉक्टर्स के कंधे पर बंदूक रखकर रामदेव और भगवा पर निशाना साध रहे हैं। ये वही लोग हैं जो भगवा से नफरत की वजह से पहले रामदेव के योग का मजाक उड़ाते थे, फिर उनके पहनावे का मजाक बनाते थे। लेकिन एक योग गुरु ने पूरी दुनिया में नाम कैसे कमा लिया, यह बात इनके गले नहीं उतरती। ये कथित बुद्धिजीवी के हिसाब से एक भगवाधारी, इनका मानना यह है इन बुद्धिजीवियों का कि भगवाधारी या तो फकीर हो, गरीब हो, दबा कुचला हो, हर मामले में पिछड़ा हो, तब उस भगवाधारी को ये बुद्धिजीवी स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन वो भगवाधारी रामदेव जैसा विश्वविख्यात प्लेन में बैठकर हवा में उड़ने वाला, कारों में चलने वाला, अपनी मेहनत से बड़ा बिजनेस खड़ा करने वाला भगवाधारी रामदेव इनके गले नहीं उतर सकता। जिसने करोड़ों रुपए का अंपायर खड़ा कर दिया हो, जिस भगवाधारी रामदेव ने सैकड़ों लोगों को रोजगार दे दिया हो, उस भगवाधारी से ऐसे बुद्धिजीवी सिर से पैर तक नफरत करते हैं। और यही वजह है कि डॉक्टर्स और रामदेव के बीच सवाल जवाब के दौर में ऐसे लोग रामदेव से वही खुन्नस निकालने में लगे हैं। जी हां, आइए अब आपको बताते हैं कि ये जो नफरती लोग हैं, ये जो नफरती चिंटू हैं, ये दरअसल हिंदुस्तान की हर चीज से नफरत करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये हर चीज से नफरत करते हैं। देखिए जरा किस किस चीज से इन्हें नफरत है। ये कथित बुद्धिजीवियों को योग से नफरत है। इनसे कहिए योग करिए तो ये योग नहीं करेंगे। ये कुंफू या बाकी कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन योग से नफरत है। क्यों? क्योंकि वो भारत में जन्मी। आयुर्वेद से नफरत है। आयुर्वेद को फ्लॉप बताएंगे, मजाक उड़ाएंगे आयुर्वेद का। क्यों? क्योंकि वो भारत में जन्मी। भगवा से नफरत है। किसी ने भगवा पहन लिया तो सिर्फ उसका मजाक उड़ाएंगे ये कथित बुद्धिजीवी, क्योंकि इन्हें लगता है कि यही सब कुछ है। भारतीय संस्कृति से नफरत है इन्हें विदेशों का आपको उदाहरण देंगे कि वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तानी संस्कृति से इन्हें नफरत है। आइए आपको बताते हैं कि देखिए जरा ये जो तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं, केवल मैं आपको उदाहरण पेश कर रहा हूं। इन्हें योग से भी नफरत है, योगी से भी नफरत है, भगवा से भी नफरत है। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा कर रहे थे तो इसका भी मजाक बनाया गया। योग गुरु बाबा रामदेव का मजाक बनाया गया। योगा डे का मजाक बनाया गया। बहुत बड़ा वर्ग था जो योगा डे का मजाक उड़ा रहा था। सोचिए, जो हिंदुस्तान में जन्मा हुआ एक जो योगा है उसका मजाक बनाया जा रहा था सिर्फ इसलिए। अब आइए अब आपको बताते हैं क्या योगा, योगी, भगवा, इन सब से नफरत करने वाले कौन लोग हैं। नफरत की वजह मैं आपको बता चुका हूं। देखिए जरा, आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कैसे कांग्रेस ने योग का अपमान किया था। राहुल गांधी का ट्वीट आपको दिखाने जा रहे हैं, कैसे मोदी विरोध में राहुल ने योग के साथ साथ सेना का भी अपमान कर दिया था। ट्वीट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 21 जून 2019 का ट्वीट है। राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया था 21 जून 2019 को, जब दुनिया योग दिवस मना रही थी, तब राहुल गांधी ने इस मौके पर ट्वीट करके विवाद खड़ा कर दिया था। राहुल गांधी ने सेना के जवानों और कुत्तों के जरिए योग करते हुए तस्वीरें ट्वीट की थी। सोचिए जरा, राहुल ने जानबूझकर यह ट्वीट किया था जिसमें सेना के जवान और कुत्ते योग कर रहे थे और राहुल इसका मजाक उड़ा रहे थे। यही लोग हैं जो भारत से जुड़ी हर चीज का मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो योग क्यों ना हो। विदेश में भी योग हो रहा है लेकिन राहुल उसका मजाक उड़ा रहे थे। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल पर हमलावर हो गई। राहुल ने इस विवादित ट्वीट में 2 फोटो शेयर किए थे। दोनों ही फोटो में आर्मी डॉग और सेना के जवान एक साथ योग कर रहे थे। फोटो में दिख रहे डॉग 2 आर्मी डॉग यूनिट के हैं और राहुल ने इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए कैप्शन में क्या लिखा था, यह है न्यू इंडिया। दरअसल मोदी का विरोध करते करते राहुल गांधी ने न सिर्फ योग का अपमान कर डाला था बल्कि सेना का भी अपमान कर दिया था। इसको लेकर राहुल के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया था। हालत यह थी कि कांग्रेस नेता भी राहुल के इस ट्वीट का बचाव नहीं कर सकते थे। इस ट्वीट को लेकर राहुल के सलाहकारों पर भी सवाल उठे थे और यही वजह है कि पार्टी का कोई प्रवक्ता या फिर नेता राहुल गांधी के ट्वीट के बचाव में सामने नहीं आया था। योग ही नहीं, योग गुरु पर भी कांग्रेस ने निशाना साधा था। 2011 में याद होगा आपको, रामदेव रामलीला मैदान में काला धन सहित 3 मुद्दों पर मनमोहन सरकार के खिलाफ धरना दे रहे थे। रात को 3:30 बजे के करीब पुलिस ने रामलीला मैदान पहुंचने के दौरान अफरा तफरी मच गई। पुलिस पहुंची वहां, महिलाओं के कपड़े में रामदेव वहां से निकले तो न सिर्फ योग बल्कि योग को दुनिया भर में घर घर तक पहुंचाने वाले रामदेव कांग्रेस के निशाने पर रहे। यह दिखाने का मकसद सिर्फ यह है कि न सिर्फ रामदेव जो भगवा पहनते हैं बल्कि
योग, भारतीय संस्कृति से जुड़ी हर चीज इन बुद्धिजीवियों के गले नहीं उतरती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मोदी सरकार को आज 7 साल पूरे हो गए। आज है 7 साल 7 सवाल। आज है 26 मई। 16 मई को नतीजे आए थे और आज ही के दिन 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। पहली बार शपथ ली थी 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और 30 साल बाद पहली सरकार थी जो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। और यही वजह है कि बहुत से लोगों के गले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुमत नहीं उतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार चलाते हुए 7 साल हो गए हैं। इससे पहले 2019 में प्रधानमंत्री ने शपथ ली दूसरे कार्यकाल की। तो 7 सवाल हमने जनता से पूछे हैं। आप लोगों से 7 सवाल मोदी सरकार के 7 साल पर पूछे। पहला सवाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 7 साल में सरकार का काम कैसा रहा? पहला सवाल हमने लोगों से पूछा, जरा सुनिए लोग क्या कह रहे हैं इस पर। मोदी जी ने ठीक काम किया है, बस थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं, उसको उन्होंने संभाल लिया। मतलब देश को डेवलप करने के लिए एक नई दिशा दी है उन्होंने, जो इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़िया राह पकड़ी है एक देश ने। और जिस प्रकार से उन्होंने 3 तलाक का मुद्दा उठाया, महिलाओं के लिए मैं जो बात बता रही हूँ, 3 तलाक का मुद्दा उठाया, उसमें भी काफी महिलाओं को सहयोग रहा। और इसके बाद उज्ज्वला योजना उनको लेके आए हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। धारा 370 खत्म करी है, कहीं कोई खून खराबा नहीं, कहीं कुछ नहीं, शांति प्रिय ये हल हुआ है। जो इन लोगों ने गुमराह कर लगा रखा था हमारे लोगों को कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर के जो काम किया उन्होंने, जैसे सोशल स्कीम है, जनधन योजना है और आयुष्मान भारत है, इन सभी में तो काम बहुत अच्छा किया उन्होंने। आइए अब 7 साल पर अगला सवाल देखते हैं क्या है। मोदी सरकार को कितने नंबर, अगला सवाल जो हमने पूछा देश की आवाम से कि मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे 7 साल होने पर। सुनिए जरा क्या कह रहे लोग। हम तो भाई 10 में 9 तक दे देंगे इनको। हम तो 7 देंगे। 8 नंबर। 10 में से 6 नंबर। 10 में से अभी तो 5 नंबर ही दिए जा सकते। मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में मोदी जी को मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा। मोदी जी को 10 में से 9 नंबर दूंगा मैं। मोदी जी को मेरे हिसाब से 10 में से 10 नंबर देना चाहता हूं कि मैं तो मोदी जी के लिए 10 में से 10 ही नहीं, 10 में से अगर 100 नंबर भी देने पड़ेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूं सर। मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा मोदी सरकार को। मेरे ख्याल से 10 में से 10 ही नंबर उनको मिलना चाहिए। 10 में से अभी उनको 8 नंबर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 में से कितने नंबर दिए लोगों ने, ये आपने सुना। आइए अगला सवाल, मोदी सरकार के 7 साल होने पर अगला सवाल है, कोरोना काल में कैसा काम किया? कोरोना के दौर में प्रधानमंत्री ने कैसा काम किया, सरकार ने कैसा काम किया? यह सवाल हमने लोगों से पूछा, लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। अच्छा किया है, लोगों को जो है टीका उपलब्ध कराया, दवाएं उपलब्ध कराई, ऑक्सीजन वगैरह की दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन सरकार ने अभी काफ़ी कुछ काम किया है। वो ऑक्सीजन प्लांट लगवाए हैं। बहुत अच्छा काम किया है और काफ़ी ज़रूरत के सामान जो है मिली हैं, लोगों को दवाई भी मिली हैं। कि 2 साल से कोरोना चल ही रहा है कंटिन्यू। भारत ऐसा देश है जिसमें मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री के दायित्व पे बैठे होने के बावजूद भी पूरे इन भारत में वैक्सीन लाने का काम किया है। कोविड में इंडिया के वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड से अगर वैक्सीन लग रही है तो इंडिया के अंदर लग रही है। मोदी जी के कार्यकाल में, सेकंड कार्यकाल में लोगों के सामने चुनौतियां भी आई हैं कोविड की वजह से और सरकार के सामने भी आई हैं, फिर भी उस कार्यकाल में भी मोदी जी की सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। तो मोदी सरकार के 7 साल होने पर अगला सवाल जो हमने लोगों से किया वो ये सवाल था, आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार ने कैसा काम किया है? सुनिए जरा इस पर लोगों का क्या कहना है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और आज तक इस तरह का काम जो है इस कंट्री में शायद ही कभी हुआ हो, पहली बार हमें ऐसा नेता मिला है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी सरकार ने कमान संभाली तब से आतंकवाद बहुत कम हुआ है और उन्होंने जैसे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कठोर कदम उठाए, इससे देश दुनिया में भारत का सरगौरव से ऊंचा हुआ है और आतंकवाद में भी कमी आई है, आतंकवादी भी दहशत में रहे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं
देश में सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई। सीबीआई को आज नए कमांडर मिल गए। जी हां, सुबोध जायसवाल सीबीआई के नए कमांडर होंगे, सीबीआई के नए चीफ होंगे। जरा देखिए उन पर यह रिपोर्ट। सीबीआई को मिला नया बॉस। आईपीएस सुबोध बने सीबीआई के निदेशक। जेम्स बॉन्ड को सीबीआई की कमान। वो शख्स जिसने कई केस सुलझाए, वो आईपीएस अधिकारी जिसने कई गुत्थियों का पर्दाफाश कर दिया, वो अधिकारी जिसका महज नाम सुनकर बड़े बड़े घोटालेबाज भी सहम जाते हैं। वो जेम्स बॉन्ड अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की कमान संभालेगा। सुबोध जायसवाल जो अब तक सीआईएसएफ के डीजी थे, लेकिन अब सीबीआई के निदेशक के तौर पर उनकी पहचान होगी। सुबोध जायसवाल ने आज सीबीआई निदेशक के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि सुबोध जायसवाल 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, महाराष्ट्र काडर से आते हैं और झारखंड के रहने वाले हैं। जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर सुबोध जायसवाल की पहचान एक मेहनती, काबिल और अनुशासन पसंद अफसर के तौर पर है। 23 साल की उम्र में ही आईपीएस अधिकारी बनने वाले सुबोध जायसवाल अब तक कई बड़े केस सुलझा चुके हैं। और आइए अब आपको बताते हैं सुबोध जायसवाल की खासियत क्या है। सुबोध जायसवाल दरअसल रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग में 9 साल का तजुर्बा है। 9 साल रॉ के ऑफिसर रहे हैं सुबोध जायसवाल। इसके अलावा तेलगी घोटाले के बारे में आपने सुना होगा। तेलगी घोटाले का पर्दाफाश सुबोध जायसवाल ने किया था। इसके साथ ही उनको जो तजुर्बा में शामिल है, एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो इसमें बनी थी, उसको लीड कर रहे थे सुबोध जायसवाल। साथ ही साथ मालेगांव ब्लास्ट का खुलासा भी सुबोध जायसवाल ने ही किया था। ये उनके तजुर्बे में शामिल है। एटीएस के डीआईजी थे सुबोध जायसवाल। आइए अब आपको बताते हैं कि सुबोध जायसवाल के साथ साथ और भी लोग थे जो इस रेस में थे, लेकिन आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल सुबोध जायसवाल का चयन हुआ कैसे। आपको ये बताएं, ये देखिए जरा, ये वो लोग हैं जो रेस में थे सुबोध जायसवाल के अलावा, यानी ये इनमें से कोई भी सीबीआई का चीफ बन सकता था। उनमें केआर चंद्रा जो कि एसएसबी के डीजी हैं, और साथ ही साथ वीकेएस कोमुदी जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं गृह मंत्रालय के। लेकिन आखिर सुबोध जायसवाल अब सीबीआई के चीफ बना दिए गए। लेकिन आपको बताएं कि आखिर चयन कैसे हुआ। जैसे चयन हुआ यह बताते हैं आपको कि सीआईएसएफ के डीजी सुबोध जायसवाल को सीबीआई के डायरेक्टर नियुक्त करने के लिए कम मगजमारी नहीं करनी पड़ी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता अधीर रंजन चौधरी की 1.5 घंटे तक बैठक हुई। तब जाकर सुबोध जायसवाल के नाम पर मुहर लगी। इस बैठक के आखिर में खास तौर से 3 नामों पर विचार हुआ। इनमें सुबोध जायसवाल के अलावा केआर चंद्रा और वीकेएस कौमुदी शामिल हैं। लेकिन आखिरी मुहर पुलिस पदक से सम्मानित सुबोध जायसवाल के नाम पर लगी। जायसवाल से पहले 1988 बैच के प्रवीण सिन्हा कार्यकारी निदेशक के तौर पर सीबीआई का कामकाज देख रहे थे। सूत्रों से जो खबर मिल रही उसके मुताबिक सीबीआई चीफ के लिए सरकार ने पहले 100 से ज्यादा अधिकारियों की लिस्ट तैयार की थी। जी हां, 100 से ज्यादा लिस्ट में नाम थे। इनमें ज्यादातर 1984, 1985, 86 और 87 बैच के अधिकारी थे। इनमें सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर और वर्तमान में बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना और एनआईए प्रमुख वाईएस मोदी भी इस आखिरी दौड़ में पहुंच गए थे। लेकिन दोनों दरअसल इसी साल रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की सलाह के बाद इन्हें पैनल से बाहर कर दिया गया कि ये दरअसल बैठक में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे रखा है कि जिस भी अधिकारी के रिटायरमेंट की अवधि 6 महीने से कम बची होगी, उसके नाम पर देश के किसी भी पुलिस प्रमुख पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। जिसके बाद सुबोध जायसवाल के नाम पर मुहर लगी और 5 महीने से बिना डायरेक्टर के चल रहा सीबीआई विभाग को नया डायरेक्टर मिल गया है। तो ये इस तरीके से सुबोध जायसवाल का चयन हुआ। अब सीबीआई को नए चीफ मिल गए। उनके सामने बहुत सी चुनौतियां हैं और देश को उनसे उम्मीद भी है। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।